Hello everyone, this is Dr. Shivram Yadav, MBBS एम्स भोपाल and MS from JNMC अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 नए क्वेश्चंस नीट यूजी के लिए जो कि आपको हेल्प करेंगे रिवीजन में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हम सब जानते हैं सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत सारे का जिसका फंक्शन होता है। तो देखते हैं हम ऑप्शंस क्या हैं। रेगुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंटरिंग इन लिविंग द सेल, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द सेल, सेल कम्युनिकेशन, सेल रिकॉग्निशन। तो इनमें से कौन सा फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का नहीं है? तो ये रेगुलेट करती है सब्सटेंस को, सेल कौन सेल के अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्योंकि ये होती है सेमी परमिएबल। क्या होती है? सेमी परमिएबल। और प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती क्योंकि ये लिपिड्स की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन्स की मेनली लिपिड बाइलेयर होती है। तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन सेल कम्युनिकेशन और सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती है, क्योंकि सेल के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि इस काम में इसकी हेल्प करते हैं। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है सेल वॉल। The process of conversion of atmospheric nitrogen into nitrogen compound that can be used by plants is called nitrogen fixation, denitrification, nitrification, ammonification। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हम जानते हैं, बहुत ही आसान सवाल है कि जिसमें बैक्टीरिया मेनली ब्लू ग्रेन एल्गी इसका, और इसका एग्जांपल है एनावीना नॉस्टॉक। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेके उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन होता है अपोजिट प्रोसेस। जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं उनको वो दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके करके एनवायरनमेंट में रिलीज करने को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अमोनिफिकेशन में अमोनिया में कन्वर्ट होने को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। Which of the following is not a characteristic of enzyme? They are highly specific, they are consumed in the reaction, they catalyze, they are affected by temperature and pH, they decrease the activation energy of reaction। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट दे आर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन दे कैटलाइज। होता क्या है कि कोई भी एंजाइम होता है वो कैटलिस्ट के जैसे काम करता है, और कैटलिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, बस वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा, या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो एंजाइम का क्या काम होता है? एंजाइम ज़्यादातर पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम जो रिएक्शन को के रेट को कम करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो ज़्यादातर एंजाइम पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं। क्या करते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है। विदाउट एंजाइम, मान लीजिए ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के साथ क्या होगा? एंजाइम के साथ हो जाएगी, एंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी। तो ये जो डिक्रीज होता है एक्टिवेशन एनर्जी में, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एंजाइम या कैटलिस्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करेगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। और टेम्परेचर पीएच कैसे अफेक्ट करेंगे? टेम्परेचर पीएच क्या होता है कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से उनका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है जो इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो बिगड़ जाएगा। तो इसकी वजह से पीएच और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा किसी भी एंजाइम की। In humans, which of the following hormone is responsible for maintenance of the blood calcium level? तो
ऑप्शन है हमारे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कैल्शिटोनिन, थायरॉक्सिन। तो हम सब जानते हैं इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर होगा कैल्शिटोनिन। कैल्शिटोनिन क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम जब बढ़ जाता है तो उसको डिक्रीज करता है। और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को। इंसुलिन ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और ग्लूकागॉन भी, ग्लूकोज ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा ब्लड में, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। थायरॉक्सिन बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, T3 T4 BMR को बढ़ाते हैं। अगर इनका लेवल कम है तो बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड नहीं है? तो हमारे ऑप्शन हैं बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, दो गैमेट रहते हैं हैप्लॉइड, ये आपस में मिलके जाइगोट बनाते हैं जो कि होता है 2n। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलके जाइगोट बनाते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, ये सारे सारे असेक्सुअल मेथड हैं रिप्रोडक्शन के। In which of the following organism does the process of alteration of generation occurs? तो सबसे पहले हम ऑप्शन पर जाने से पहले हम सीखेंगे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो फेज होती हैं किसी भी लिविंग थिंग के लाइफ में। अगर ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज दोनों को एग्जिस्ट करें फ्रीली लिविंग के लिए, मतलब आप दोनों इंडिपेंडेंटली और फ्रीली रह सकती हों, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। यानी कि हैप्लॉइड अगर अलग डिप्लॉइड से सेपरेटली अलग है, इंडिपेंडेंट है और एग्जिस्ट कर रही है नेचर में, तो इस टाइप की लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। और मेनली डिप्लॉयड फेज अगर एग्जिस्ट कर रही है नेचर में तो इस टाइप की लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉन्टिक। लेकिन हैप्लो डिप्लॉयड दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड में गैमेट बने, गैमेट ने डिप्लॉयड बना दिया, डिप्लॉयड ने फिर से गैमेट बनाया और हैप्लॉयड फेज आ गई। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड जनरेशन आपस में अल्टरनेट कर रही हैं। तो ये मेनली पाई जाती है मॉस में, लेकिन फंस में भी होती है, लेकिन फंस का करैक्टरिस्टिक नहीं है। और जैसे जैसे एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ते हैं हैप्लॉइड फेज का ड्यूरेशन छोटा होता जाता है और वो डिप्लॉइड पर डिपेंडेंट होती चली जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपस में एक दूसरे के बाद अल्टरनेट आती रहती हैं और दोनों इंडिपेंडेंटली लिव कर सकती हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं एनवायरनमेंट में। और ये करैक्टरिस्टिक है ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है हमारा मोसेस। और टेरिडोफाइट्स में भी होता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में उतना डेवलप नहीं होता हैप्लॉन्टिक फेज जितना ब्रायोफाइट्स में होता है। The hormone responsible for the regulation of blood glucose levels by stimulating the liver to convert glycogen into glucose is ऑप्शन है हमारे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, मेनली दो हार्मोन होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन डिक्रीज करता है ब्लड में ग्लूकोज, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। तो ग्लूकागॉन वो सारे काम करेगा जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज बढ़े, यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन पाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा और सेल्स के अंदर ग्लूकोज को नहीं जाने देगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकागॉन। इंसुलिन इसके सारे अपोजिट काम करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवाता है और सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजता है ब्लड वेसल से, और ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम करता है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्राइमरली अकर। हमारे ऑप्शंस हैं जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस और मेसोफिल। इसका आंसर है बहुत ही सिंपल, मेसोफिल सेल्स जो होती हैं उनमें पैरेन्काइमा टेस्ट सेल्स पाए जाते हैं जो कि मेनली फोटोसिंथेसिस करते हैं। जाइलम में डेड सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा इस टाइप से। इसका काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना। कहाँ, रूट से लीफ टिप तक। फ्लोएम का काम होता है फोटोसिंथेसिस के बाद फूड जो भी प्रिपेयर होता है लीव्स में उसको रूट तक लेके जाना, फ्लोएम का काम होता है। जा से जाइलम, जा से जल, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं वाटर और मिनरल। फा से फ्लोएम, फा से फूड, यानी कि जो भी लीव्स में बनाया उसको रूट्स तक लेके जाता है फ्लोएम। एपिडर्मिस आउटर कवरिंग होती है प्रोटेक्शन के लिए। Which of the following is not a function of the human skeletal? Protection of internal organ, production of blood cells, storage of minerals, conduction of nerve impulse। तो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है इस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का? तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है। स्टोरेज का, मिनरल का स्टोर करती हैं बोन्स, ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो से बनती हैं, और इंटरनल ऑर्गन का प्रोटेक्शन भी होता है स्केलेटल सिस्टम से। इसलिए आंसर हो जाएगा कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, जो कि नर्वस सिस्टम का काम है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय द किडनी इन्वॉल्व 3 मेन स्टेप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज स्टेप्स? फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन सारे के सारे स्टेप हैं। यूरिन फॉर्मेशन के डाइजेशन नहीं है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल से जाता है वोमेंस कैप्सूल में, सारा फिल्ट्रेट वोमेंस कैप्सूल से जाता है हेनले लूप, पीसीटी में जाता है, पीसीटी से हेनले लूप, उसके बाद डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। तो कुछ जगह ये फिल्ट्रेशन होने के बाद रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन के बाद कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट भी होता है कलेक्टिंग डक्ट के लेवल पे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हमारा डाइजेशन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छे से क्वेश्चन लगाते रहिएगा। लास्ट मोमेंट में जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग उतना अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।